हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश कुमार सावरिया है। आज हम आप लोगों के साथ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये हम लोगों का बेसिक चैप्टर है। इसमें ये बेसिकली हम लोगों का एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, पर इस चैप्टर से आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और इस चैप्टर के थ्रू हम लोग अपना बेसिक्स चीज स्ट्रांग करें सो डैट कि हम लोगों का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहला थ्योरेटिकल चैप्टर के थ्रू अपना बेस स्ट्रांग करेंगे और उसके बाद फिर इसका जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड ऑल, जो भी चैप्टर्स है वो सारे का सारा फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं। तो आज हम लोग अपना एक थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। और आप इसको थ्योरेटिकल चैप्टर के तौर पे मत देखो, ये आपका बेस स्ट्रांग करेगा, ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करेगा, ये वैसा चैप्टर है। ठीक है, इससे आपको एक अच्छा आइडिया होगा, आपको एक एग्जॉस्टिव नॉलेज होगा कि आखिर ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ भी क्यों रहे हैं और इस चैप्टर के थ्रू आपका बहुत कुछ नॉलेज अपग्रेड होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। सरल शब्दों में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को आप इस कदर प्रेजेंट करो सो डैट कि आप उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सको। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा so as to obtain meaningful information। सरल शब्दों में अगर बात किया जाए तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को आप इस कदर प्रेजेंट करो सो डैट कि आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे पता चल सके। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए हमने स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट कंडक्ट कराया 25 मार्क्स का, ठीक है, और उसमें डिफरेंट स्टूडेंट का अपना अपना मार्क्स आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं मार्क्स किस कलर आया। फाइव, 7, 8, 15, 22, 5, 8, 15, 25, 3, 5, 15। देख रहे हैं, हमने कुछ बच्चों का स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट करवाया, हमने टेस्ट लिया 25 मार्क्स का और हर बच्चों का देखिए अलग अलग इस तरीके का परफॉर्मेंस आया। अब हमको एक बात बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है, कच्चा इंफॉर्मेशन। इससे हम क्या कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं? शायद हम लोग इससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे। बस हमको इतना पता चल रहा है कि हर बच्चे ने कितना कितना मार्क्स लाया और इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रहा है। पर अगर हम इस डाटा को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे, कैसे कन्वर्ट कर दे, लाइक ऐसे कर दे, ठीक है, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक में लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक का लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, अब देखो मार्क्स कैसे कैसे आया है। 5 मार्क्स आया है, 7 मार्क्स आया है, 3 आया था, 5 आया है, 7 आया है, 8 आया है और क्या क्या आया है, 15 भी आया है, 22 आया है और 25 आया है। तो आइए देखते हैं 3 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। 5 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3। 7 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1। 8 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2, 2 बच्चे। उसके बाद स्ट्रेट अवे 15 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2 और 3। 22 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1। और 25 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1। तो देखो, अब अगर हम लोग ये रॉ डाटा जो प्रेजेंट किए थे, अगर उससे हमको केवल इतना ही पता चल रहा था कि कौन बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, पर हमको इससे भी और ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जानना है, तो वो वहां से उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट किए तो देखिए कुछ ना कुछ और अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हुआ। हम लोग को समझ में आया कि 3 नंबर लाने वाले एक बच्चे हैं, 5 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं,
7 नंबर लाने वाले 1 बच्चे हैं, 8 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 15 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं। तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और मीनिंगफुल हो गया। इससे हमको स्टूडेंट की क्वालिटी के बारे में थोड़ा पता चलना शुरू हो गया कि स्टूडेंट किस ग्रुप के हैं, किस क्वालिटी ग्रुप के हैं, है ना। एवरेज स्टूडेंट ज्यादा हैं, ठीक है, पुअर स्टूडेंट ज्यादा हैं, या फिर तेज बच्चे ज्यादा हैं। तो इससे हमको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया। अब अगर हम चाहे कि हमको इसको और सिंक्रोनाइज करना है और अच्छे से चीजों को समझना है, तो इसको हम लोग और सिंक्रोनाइज तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगेन मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिए, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 और 21 to 25। इससे हमको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। यहां तो हमको पता चल रहा है कि भाई 5 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 15 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं। लेकिन हमको अगर एग्जैक्टली बच्चे की क्वालिटी के बारे में जानना है तो उस इंफॉर्मेशन को और सिंक्रोनाइज कर दो। अब जैसे देखो, 1 से 5 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 1 से 5 लाने वाले 4 बच्चे हैं। 1 से 5 लाने वाले 4 बच्चे, आप गिनती कर लो। देखो 1 से 5 किनको किनको आया है, देखो 1, 2, 3 और 4, है ना। 6 से 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 6 से 10 लाने वाले भी 3 बच्चे हैं, ठीक है। देखो ये 7, ये 8, ये 8 किस में फॉल करेगा, 6 to 10 में फॉल करेगा। अब 11 से 15 लाने वाले कितने बच्चे हैं, ये भी 3 बच्चे हैं। 11 से 15 लाने वाले 3 बच्चे हैं। देखो 11, 12, 13, 14 तो किसी का आया नहीं है, 15 3 लोगों का आया है। 16 से 20 लाने वाले कोई भी बच्चे नहीं है, 0, एक भी बच्चे नहीं है जो 16 से 20 मार्क्स लाए हैं। और 21 से 25 का बात करें तो केवल एक ही बच्चे हैं जिन्होंने 21 से 25 लाया है। तो देखो हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या किए, ये पहले डाटा, रॉ डाटा लिए, रॉ डाटा को थोड़ा और कन्वर्ट किए तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल पता चला। फिर उसको और सिंक्रोनाइज किए तो हमको और ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पता चला। यहां हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम ये असेस कर सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट ज्यादा है या बिलो एवरेज स्टूडेंट ज्यादा है या सुपीरियर स्टूडेंट ज्यादा है। क्लियर कट दिख रहा है, सुपीरियर स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, सुपीरियर स्टूडेंट केवल एक ही है। इस बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट या तो एवरेज है या तो बिलो एवरेज है। देखो एवरेज स्टूडेंट क्या 11 to 15 के बीच में 3 है और बिलो एवरेज लोग ज्यादा है, बिलो एवरेज लोग ज्यादा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का ब्यूटी है बच्चों, इससे हमको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल गया, हमको ये पता चल गया कि किस क्वालिटी के बच्चे है कि नहीं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कॉपी कर लीजिए। तो सरल शब्दों में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट कर रखा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि सो डैट कि आपको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहां गिनती के कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, यहां गिनती के 12 लोग हैं। सपोज करो कोई ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जिसमें एक साथ 5000 स्टूडेंट बैठते हैं। अब अगर कोई एक एग्जाम है जिसमें 5000 स्टूडेंट अगर अपीयर हो रहे हैं, तो वैसे एग्जाम के लिए अगर हमको वहां पर कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है तब तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो आप जैसे यहां पर देख रहे हो 12 डाटा है, तो इसको हम रनिंग फॉर्म में लिख दिए, तो ये छोटा सा दिख रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, हाँ, कि ये इंफॉर्मेशन ऐसा ऐसा है। बच्चे 5 मार्क्स ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, हमको 15 मार्क्स भी ज्यादा दिख रहा है। तो ये प्राइमा फेसी आपको दिख जा रहा है क्योंकि ये डाटा छोटा है, कलेक्शन छोटा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब हमारे पास हमने 5000 स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया और हमारे पास 5000 स्टूडेंट का मार्क्स है, तब तो अगर आप उस डाटा को रनिंग फॉर्म में लिखोगे, 5000 स्टूडेंट के मार्क्स को लिखोगे, तो ये तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, है कि नहीं। और कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या निकाल पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे देखकर। लेकिन जब उसको आप थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके इस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो और थोड़ा सा मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन आएगा। और चूंकि डाटा का साइज बहुत बड़ा है, तो जब हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर देंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर जो स्कोरर हैं स्टूडेंट, वो किस ग्रुप में है। जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लो हम 100 मार्क्स का टेस्ट करवाते हैं, 5000 स्टूडेंट है, तो मेरा ये वाला जो मार्क्स रहेगा ये कैसा रहेगा, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो फिर हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट लोग मार्क्स स्कोर किए वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
वो 0 to 20 से बिलोंग करते हैं, 20 to 40 पे बिलोंग करते हैं, 40 to 60 पे बिलोंग करते हैं, 60 to 80 से बिलोंग करते हैं, या 80 to 100 पे बिलोंग करते हैं। अगर हम 10-10 का गैप वाला अगर इंफॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, लाइक 90 to 100। अगर पूरा जाते हैं हम 0 to 10 से लेकर 90 to 100 तक, तो फिर हमको वैसे इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो वही चीज तो सीखा जा रहा है, इसी सब चीज को तो क्या बोला जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स, कि आप अपने डाटा को इस कदर प्रेजेंट कर रहे हो ताकि आपको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। तो उसी को क्या बोला जा रहा है बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स। दैट्स इट। आइए हम लोग नोट्स रेफर करते हैं, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, तो आइए वहां से हम लोग नोट्स रिकमेंड करते हैं। चलो बच्चों, नोट्स रेफर करिएगा। देखिए नोट्स में वहां पे क्या बात लिखा हुआ है। सबसे पहला हमने लिख के दिया आपको हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सब हम आपको एमसीक्यू के लिए लिख के दिए, ये सब आपको लर्न करना है विद स्पेलिंग। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वन व्यू इज स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि स्टैटिस्टिक्स कहां से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड स्टेटस से। तो अनदर व्यू इज दैट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया। तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, ये लैटिन वर्ड से डिराइव नहीं हुआ है, ये हम लोगों का इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से डिराइव हुआ है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से डिराइव हुआ है, तो कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से डिराइव हुआ है। तो आप देखो इसमें तो प्रोनाउंसिएशन लगभग सबका सेम है, लेकिन स्पेलिंग सबका अलग अलग है। तो एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्टैटिस्टिक्स लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि बताओ लैटिन वर्ड में इसमें से कौन सा लैटिन वर्ड है जिससे स्टैटिस्टिक्स वर्ड डिराइव हुआ है। तो आपको ये सब याद करना होगा, आप इसको अंडरलाइन करो कि लैटिन वर्ड में स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स आया है, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से स्टैटिस्टिक्स आया है, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिस्टिक्स आया है, और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से स्टैटिस्टिक्स आया है। तो देख रहे हो टंग ट्विस्टर टाइप का हो रहा है लगभग सब एक ही जैसा वर्ड, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सबका सेम है, बट आपको स्पेलिंग याद करना है, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग सहित याद करना है कि जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ये स्पेलिंग था, फ्रेंच वर्ड में स्टैटिस्टिक्स का ये स्पेलिंग था। फिर नेक्स्ट देखो, फिर और फर्दर हमने क्या लिख के दिया है, रेफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, ठीक है। डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सभी तो स्टैटिस्टिक्स है। आप लोग सुनते होंगे बच्चों कि पहले से जो हम लोगों का डेथ रेट है वो डाउन होता चला जा रहा है, बर्थ रेट बढ़ता चला जा रहा है, ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन आवर क्या बोलते हैं मेडिकल, ठीक है। हम लोगों के मेडिकल साइंस में इतना इंप्रूवमेंट हो गया है जिसकी वजह से डेथ रेट धीरे 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 रिड्यूस होता चला जा रहा है, और जो बर्थ रेट है वो इंप्रूव होता चला जा रहा है। तो हमको कैसे पता चला कि डेथ रेट मेरा डिक्रीज हो रहा है और बर्थ रेट मेरा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि हमने सारा का डाटा कलेक्शन किया और उसको प्रेजेंट किया। हमने प्रेजेंट किया होगा, है ना, कि 1950 में डेथ रेट और बर्थ रेट क्या था, फिर 1955 में मेरा डेथ रेट बर्थ रेट क्या था। उस तरह से हर 5-5 साल के हिसाब से हम लोगों ने बनाया होगा कि लाइक 1960 का क्या पोजीशन था, 1965 का क्या पोजीशन था, 1970 का क्या पोजीशन था, एंड सो ऑन करते करते 2020 तक का हम लोग बनाए होंगे, ठीक है। या फिर इसके आगे वाले साल तक का बनाएंगे, तो उसमें दिख रहा होगा कि ये जो डेथ रेट है वो साल दर साल गिरता चला जा रहा है और बर्थ रेट साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, है कि नहीं। तो ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन भी तो स्टैटिस्टिक्स ही है, स्टैटिस्टिक्स से ही तो पता चल रहा है कि हाँ मेडिकल साइंस मेरे को फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन आईने अकबरी बाय अबू फैजल। देखो अबू फैजल साहब का रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर आईने अकबरी में दिया हुआ है, ठीक है। आईने अकबरी में इन्होंने बताया है कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके का रहा साल दर साल रिगार्डिंग विद एग्रीकल्चर, कि भाई हमारा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन ऑफ राइस कैसे कैसे इंक्रीज हुआ। इन्होंने हर साल का हम लोगों को डाटा प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिला, आईने अकबरी अबू फजल साहब से हम लोगों को मिला। तो ये सब आपको एमसीक्यू के लिए लर्न करना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में भी आता है, दैट इज कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। तो देखिए हमने लिख के दिया है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज अंडरस्टूड इन 2 वेज, प्लूरल एंड सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स को 2 तरीके से समझा जा सकता है, इन प्लूरल सेंस और एंड इन सिंगुलर सेंस, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं।
देखो बच्चों, ये 4 कीवर्ड्स है। अगर आप डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव टर्म्स में करते हैं, अगर आप डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव बेसिस पे करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। पर आप डाटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स में करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है, अब एकदम बाउंस कर गया होगा। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम आपको सिंगुलर सेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो हम ये इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हैं कि एक स्कूल में हर क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है, हम ये पता करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कूल में हर क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास एंड सो ऑन। हमको पता चला 1 क्लास में टोटल 80 बच्चे हैं, 2 क्लास में 50 बच्चे हैं, 3 क्लास में 57 बच्चे हैं। ठीक है, 4 क्लास में मान लीजिए 63 बच्चे हैं, 5 क्लास में मान लीजिए 90 बच्चे हैं, 6 क्लास में पता चला मान लीजिए 48 बच्चे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिला। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप डाटा को न्यूमेरिकली, ठीक है, अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इसको प्रेजेंट किए, एनालिसिस किए, इंटरप्रिटेशन किए न्यूमेरिकल टर्म्स, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, अगर वही हम इस क्वांटिटेटिव के साथ में अगर क्वालिटेटिव भी एड ऑन कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसी में हम प्लूरल में 2-3 कॉलम और ऐड कर देते हैं, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फेयर स्किन, वेटिश स्किन और डार्क स्किन। तो अब हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं? अब हम क्वालिटेटिव के टर्म्स में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बाद टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 80 बच्चा में मान लो 30 बच्चा फेयर स्किन का है, ठीक है, 40 बच्चा वेटिश स्किन का है और 10 बच्चा डार्क स्किन का है। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब ये जो डाटा का आप कलेक्शन किए, डाटा को ये तो आप कलेक्शन ही किए ना कि भाई 1 क्लास में 80 बच्चा है, ठीक है, अब 80 बच्चा में 30 फेयर स्किन वाला, 40 वेटिश स्किन वाला और 10 डार्क स्किन वाला। दिस इज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आप उसको प्रेजेंट करोगे और प्रेजेंट करने के बाद आप उसका एनालिसिस करके फिर इंटरप्रेट करोगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेकिन अगर आप केवल और केवल क्वांटिटी का बात करते हो, तो उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। लेकिन हम क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटेटिव का बात कर रहे हैं। जैसे ये जो 50 बच्चा है, 50 बच्चा में मान लीजिए 15 फेयर स्किन का है और मान लीजिए 33 वेटिश स्किन का है और 2 बच्चा डार्क स्किन का है। ऐसा भी हो सकता है कि 57 स्टूडेंट में 7 फेयर स्किन है, 50 वेटिश है और डार्क स्किन एक भी नहीं है। तो हम डाटा को क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकली एज वेल एज क्वालिटेटिव वाइज में हम बात करते हैं। तो इस तरीके के कलेक्शन ऑफ डाटा को अगर हम प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो केवल अगर हम क्वांटिटी को लेकर चलेंगे तो कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, और क्वांटिटी के साथ साथ में अगर हम क्वालिटी को भी लेकर चलेंगे तो यह कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। आइए आगे मूव करते हैं। आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहला, the word statistics is understood in 2 ways, plural and singular. In plural sense, it may be defined as data qualitative as well as quantitative. Data are collected usually with a view of having statistical analysis. ठीक है, तो प्लूरल सेंस का मतलब क्या है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देंगे। दिस इज क्वालिटी एंड दिस इज क्वांटिटी। और इन सिंगुलर सेंस इट मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ओनली। केवल न्यूमेरिकल डाटा को आप कलेक्ट किए, अब इसी को आप प्रेजेंट करके एनालिसिस कर दिए, इंटरप्रेट कर दिए, तो दैट इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, है कि नहीं? नेक्स्ट, अब देखो वहां पर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इसको अंडरलाइन करिए।
स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इसको अंडरलाइन करिए। स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट एंड अ साइंस। इसको आर्ट और साइंस दोनों ही बोला गया है। आर्ट क्यों बोला गया है? कलेक्शन ऑफ डाटा इज एन आर्ट। ठीक है। नाउ अब मन में सवाल यह आना चाहिए कि सर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। तो सर डाटा कहां से कलेक्ट होता है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है वो भी सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर्ट, तो स्टैटिस्टिक्स को आर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। और इसको साइंस क्यों बोला जा रहा है? इसको साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको फिर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं एंड देयर आफ्टर हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये सब वर्ड का मतलब समझ में आ रहा हो। डाटा को प्रेजेंट करने का मतलब अभी हम आपको दिखाए थे कि डाटा को 3 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। आप जैसे जैसे उसको और सिंक्रोनाइज करते चलेंगे तो वो उस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। फिर एनालिसिस, आप उससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना शुरू करेंगे कि वो बेस्ट है, वर्स्ट है, कि एवरेज है, दैट इज एनालिसिस। और जब आप एनालिसिस करने के बाद जब आपको पता चल गया तो आप उसको लिख देंगे। ये लिख कर आप बता देंगे कि भाई देखिए ये इतना परसेंटेज तो हमको वर्स्ट लगता है, इतना परसेंटेज हमको बेस्ट लगता है और इतना हमको एवरेज लगता है। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस मतलब गौर करना, चीजों को समझना, एनालाइज करना एंड उसके बाद फिर उसके बारे में अपना रिपोर्ट दे देना। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों बोला जाता है। आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इन डाटा को प्रेजेंट किया है, फिर एनालिसिस किया है एंड फिर उस पर हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, है कि नहीं। तो आप चाहो तो इसको कॉपी में भी लिख लो और चाहो तो नोट्स में भी लिख लो। ना हम लोग चौथी बात करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने आपको वेरिएबल्स का डेफिनेशन दे रखा है नोट्स में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है। क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब अगर आप ऐसे देखोगे, पॉपुलेशन का अगर जो कैरेक्टर बताए उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। यहां पर पॉपुलेशन वर्ड का मतलब होता है या तो एंटायर डाटा और या तो सैंपल डाटा। ठीक है। देखो, स्टैटिस्टिक्स का एंड ऑफ द डे मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हम डाटा को इस तरीके से इस कदर प्रेजेंट करें सो डैट कि हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास सैंपल साइज बहुत बड़ा है, आपके पास जो डाटा कलेक्शन है वो बहुत बड़ा है, लाइक समझ लीजिए आपके पास 50,000 लोगों का डाटा है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, पूरा का पूरा 50,000 डाटा पे एनालिसिस करते हो। तो दैट इज व्हाट एंटायर डाटा। और अगर हम लोग बात करें कि हम लोग 50,000 डाटा में नहीं, हम लोग उसमें से मान लीजिए 5,000 डाटा पे एनालिसिस करते हैं, या फिर मान लीजिए 1,000 डाटा पे एनालिसिस करते हैं। पूरे के पूरे 50,000 पे एनालिसिस नहीं कर रहे, हम उसमें से 1,000 डाटा छाटे और उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट सैंपल डाटा। तो आपको उस इंटायर डाटा से या सैंपल डाटा से जो इंफॉर्मेशन मिला, जैसे आपको उनका कैरेक्टर पता चला, उसी को यहां पर क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल्स बोला जा रहा है। देखो यहां क्या बोलता है,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड दे मे वेरी फॉर ईच आइटम। अच्छा, ये भी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि देखो बच्चों, अगर मेरे पास 50,000 लोगों का इंफॉर्मेशन है और अगर हम उन 50,000 लोगों का इंफॉर्मेशन पे पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हमको ऑलमोस्ट सही कंक्लूजन मिलेगा, सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम उसमें से सैंपल साइज उठाते हैं 500 का या फिर 1000 का, तो हो सकता है कि हम जैसा सोचे वैसा ही एनालिसिस हो, और हो सकता है कि कोइंसिडेंटली हम ऐसा ऐसा डाटा छाट लिए जिसके कारण हमको सब कुछ अच्छा अच्छा पता चला हो, ठीक है, जबकि उसका जो बुराई है, उसमें जो डिमेरिट्स चीज है वो हमको दिखा नहीं, ठीक है। तो आप जो एनालिसिस है वो पूरा का पूरा इंटायर डाटा के बेसिस भी कर सकते हो और सैंपल डाटा के बेसिस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटायर डाटा उठाते हो तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। सैंपल साइज अगर उठाते हो तो प्रॉब्लम बस यही है कि अगर आपने सैंपल कलेक्शन में सारा का सारा अगर केवल बेस्ट अगर पिक हो गया तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है, और अगर मान लीजिए सारा का सारा वर्स्ट अगर कलेक्ट हो गया जिसको चुने हैं, तो उससे आपको लगेगा कि सबके सब बेकार है कि नहीं, क्योंकि सैंपल विल रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, ठीक है। आप अगर आप सैंपल पिक किए तो आपको लगेगा सब ऐसे ही है। तो बेटर क्या है कि आप इंटायर डाटा पे एनालिसिस करो। तो इसी को क्या बोला जा रहा है कि आप जो इंटायर डाटा पे एनालिसिस करोगे तो जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर पता चलेगा, उसी को क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल्स बोला जा रहा है। देखो वेरिएबल्स कैसा बता रहा है, अगेन वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। कह रहा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकता है और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकता है। तो वही सेम बात, जैसे मान लो हम एक स्कूल का सर्वे करते हैं, ठीक है, कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनका हाइट्स कैसा कैसा है, ठीक है। 4 फीट से शुरू करते हैं, ठीक है, कि 4 फुट से लेकर 5 फुट के कितने बच्चे हैं, 5 फुट से लेकर 6 फुट के कितने बच्चे हैं, फिर 6 फुट से लेकर 7 फुट के कितने बच्चे, हालांकि उतने होंगे नहीं, है ना, 6 से 6.5 इज एनफ, है कि नहीं। लेकिन फिर भी मान लो हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करते हैं कि 4 फुट से 5 फुट के बच्चे कितने, 5 फुट से 6 फुट के बच्चे कितने, 6 फुट से 7 फुट के बच्चे कितने, है ना, उससे ऊपर मिलेंगे नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। हमको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा। पर वही अगर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स देखें तो हम क्या किए, सारे के सारे बच्चा का हाइट वाइज तो इंफॉर्मेशन निकाल ही लिए, अब उसमें बाइफर्केशन कर दिए कि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ मेन कितने, नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ बॉयज कितने, या फिर इसमें से कितने बच्चे फेयर स्किन वाले हैं, कितने बच्चे विटिश स्किन वाले हैं, कितने बच्चे क्या बोलते हैं डार्क स्किन वाले हैं, ठीक है। जिससे एक एनालिसिस ये होगा कि जिस बच्चे का हाइट ज्यादा रहता है वो ज्यादातर किस कलर के होते हैं, ठीक है, या फिर जिस बच्चे का हाइट एवरेज है वो उनका कलर कैसा होता है, या जिस बच्चे का हाइट कम है उनका कलर कैसा होता है। तो समथिंग वी आर डूइंग व्हाट, रिसर्च एनालिसिस, तो हमको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल पता चलेगा ही चलेगा। तो दैट इज व्हाट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा वेयर एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर सच विच रिप्रेजेंट्स क्वालिटेटिव फेनोमेनन लाइक फेयरनेस ऑफ स्किन एटसेट्रा। वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इन अनदर मैनर। अब वेरिएबल्स को भी हम लोग और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो वेरिएबल्स को क्लासिफाई करने का दो तरीका, पहला तरीका क्या था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वेरिएबल्स को क्लासिफाई करने का दो तरीका, एक तरीका क्या था कि या तो वो क्वांटिटेटिव होगा या तो क्वालिटेटिव होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि वेरिएबल्स को डिस्क्रीट वेरिएबल्स या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। आइए इसको लिख के समझते हैं। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर 1। वेरिएबल्स को क्लासिफाई करने का अपने पास दूसरा तरीका भी बताया गया है कि हम लोग वेरिएबल्स को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बता रहा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स, और एक बताया जा रहा है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स।
तो आइए हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ मार्कर्स सोल्ड, है ना, एंड या फिर इसको ऐसे समझते हैं, मार्कर सोल्ड और नंबर ऑफ बायर। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 0 to 9 25 लोगों ने खरीदा, 10 से 90 मार्कर 12 लोगों ने खरीदा, 20 से 29 मार्कर 37 लोगों ने खरीदा। तो इसको क्या बोला जाएगा? डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम क्या बता रहे हैं कि मार्कर सोल्ड कि 0 से लेकर 9 मार्कर तक, मतलब कोई मार्कर, कोई बंदा एक मार्कर लिया, कोई मार्कर 2 लिया, कोई 4 लिया, कोई 5 लिया, कोई 9 लिया, तो वैसे करके 0 से 9 मार्कर लेने वाले कितने लोग हैं? 25 मार्कर। मतलब सपोज करो एक बंदा आया 5 मार्कर लेके गया, एक बंदा आया 8 मार्कर लेके गया, एक बंदा आया 2 मार्कर लेकर गया। तो वैसे करके वैसे कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। अच्छा, वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10 से 19 के बीच में मार्कर लिया? एक आए जिन्होंने 15 मार्कर ले गए, एक आए जिन्होंने 11 मार्कर लिया, एक आए जिन्होंने 19 मार्कर लिया, एक आए जिन्होंने 10 मार्कर लिया। तो वो सब किसमें आ जाएंगे? 10 से 19 में आ जाएंगे। अब एक आए जिन्होंने 20 मार्कर लिया, या फिर कोई आए जिन्होंने 25 मार्कर लिया, या फिर कोई आए जिन्होंने 29 मार्कर लिया, तो वो सब किसमें आएंगे? ये तीसरे वाले में आएंगे। तो इसको भी क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। डिसकंटिन्यूअस इसलिए बोल रहा है कि जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है। खत्म हो रहा है 9 से, शुरू हो रहा है 10 से, है ना, खत्म हो रहा है 19 से, शुरू हो रहा है 20 से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो इसको भी क्या बोला जाता है हम लोग? वेरिएबल्स मतलब क्या है? डाटा तो यही है। ठीक है, तो उस डाटा को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल्स और एक है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में हम लोग इस तरीके से डाटा को क्लासिफाई कर दिए। अब जैसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स का अगर एग्जांपल ले, तो इसमें क्या होगा? जहां से खुद खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अच्छा, हमको एक बात बताओ बच्चों, इसको देखकर अगर किसी ने 9 मार्कर खरीदा होगा तो वो कहां आएगा? पहले वाले में। जिन्होंने 9 मार्कर खरीदा होगा वो किसमें आएंगे? पहले वाले में। जिन्होंने 19 मार्कर खरीदा होगा या 10 मार्कर खरीदा होगा वो दूसरे वाले में काउंट होंगे। जिन्होंने 20 मार्कर खरीदा होगा, जिन्होंने 29 मार्कर खरीदा होगा वो किसमें आएंगे? तीसरे वाले में आएंगे। पर इसमें बताओ, जिन्होंने 10 मार्कर खरीदा होगा वो पहले वाले में काउंट हुआ होगा कि दूसरे वाले में काउंट हुआ होगा? जिन्होंने 10 मार्कर खरीदा होगा वो किसमें काउंट हुए होंगे? वो दूसरे वाले में काउंट हुए होंगे। एक्चुअली 0 to 10 का मतलब होता है 0 to less than 10। ये सब लिख लो बच्चों, काम आएगा। 10 का मतलब क्या होता है? 10 to less than 20। इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहां पर 0 to 10 भले लिख रहे हैं, पर वहां 10 से कम मार्कर खरीदने वाले का गिनती होगा। यहां हम लोग 10 to 20 लिख रहे हैं, पर वहां 20 से कम मार्कर खरीदने वाले और 10 या 10 से ज्यादा मार्कर खरीदने वाले का गिनती होगा। अगर हम बात करते हैं 0 to 10, तो 0 to 10 का मतलब क्या है? जिन्होंने 9 या 9 से कम मार्कर खरीदा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 to 20, तो इसका मतलब है जिन्होंने 10 या 10 से ज्यादा परंतु 20 से कम जिन्होंने मार्कर खरीदा, उनका गिनती सेकंड वाले में होगा। ठीक है, पता है इसको हम लोग इंक्लूसिव टाइप भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव टाइप। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव टाइप। ये हम लोगों का एक्सक्लूसिव टाइप होता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो था ये क्या है? ये है क्लास इंटरवल। और पता है ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ अकरेंस। नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है, ये भी किसकी है? ये भी क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। कॉपी कर लो बच्चों ये सब चीज को, प्लीज कॉपी दिस थिंग्स।
नाउ अब हम लोग मेन बात करेंगे। मेन बात यह करना है कि ये डाटा कलेक्ट कैसे होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। सपोज हमको यह जानना है कि एक पर्टिकुलर स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्कूल का क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कि भाई उस स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे स्कूल जाते हैं, स्कूल के ऑफिस में गए, वहां पर सारे क्लासेस का अटेंडेंस रजिस्टर रखा हुआ है, सारे अटेंडेंस रजिस्टर से काउंट कर लिए और टोटली काउंट कर लिए कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। पता है इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिनेशन। जहां वो डाटा जन्म लिया है वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करना, जहां उस डाटा का जन्म हुआ है वहीं से डाटा इंफॉर्मेशन को निकालना, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा, है ना। जैसे हमको उस स्कूल का स्ट्रेंथ जानना था तो क्या किया, हम स्कूल के ऑफिस में गए और उसका अटेंडेंस रजिस्टर निकाल के सारे क्लासेस का स्ट्रेंथ जान लिए कि हर क्लास में कितने कितने बच्चे एग्जैक्टली। अब सेकेंडरी डाटा क्या होगा ना, कि हम जहां से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है वहां से पता नहीं कर रहे हैं, हम कहीं और से पता कर रहे हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर से पता किए, गूगल में सर्च किए, वहां से पता चला हमको, मैगजीन से हम पढ़े, उस स्कूल के टीचर से पूछे, ए जी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो फिर वो बताया कि हाँ सर हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, सेकेंडरी डाटा। अब वो जो स्कूल का टीचर हमको बता रहा है वो थोड़ी हमको एग्जैक्ट बताएगा, उसको भी थोड़ी पता होगा, उसको बस इतना पता होगा हाँ हमारे स्कूल में अप्रोक्स 1500 से 2000 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो नहीं बताएगा, वो एग्जैक्ट थोड़ी बताएगा। मान लो हम लोग गए अटेंडेंस रजिस्टर काउंट किया, अटेंडेंस रजिस्टर काउंट करने के बाद पता चला कि 1387 स्टूडेंट है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डाटा, एकदम जहां डाटा ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से कलेक्ट कर लिए, सीधे स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर से निकाल कर जोड़ घटाव करके देख लिए कि टोटल 1387 स्टूडेंट है। लेकिन अगर हम स्कूल के टीचर से पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ हम लोग के स्कूल में अप्रोक्स 1500 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी थोड़े को एग्जैक्ट बताएंगे कि 1387 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम मैगजीन से पता किए, गूगल सर्च कर लिए, ठीक है, सोशल मीडिया में उस स्कूल का पेज में इंफॉर्मेशन देख लिए, ठीक है, वहां से हमको रफली एक आइडिया मिल गया, ठीक है। स्कूल का उस पेज में फोटोज अपलोड होता था तो उसको ऑब्जर्व करके लगा कि हाँ भाई इस स्कूल में 1500-2000 बच्चे होंगे, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, सेकेंडरी डाटा। मतलब हम लोग थर्ड पार्टी से जैसे तैसे पता कर रहे हैं, है कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट जहां से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है वहां से पता नहीं कर रहे, वो इधर उधर से पता कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, सेकेंडरी डाटा। तो अगर जहां से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है आप वहीं से पता करोगे तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। पर आप उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जगह से अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डाटा, ठीक है। अब आपको स्कूल के बच्चे का मार्क्स का इंटरप्रिटेशन करना है तो थोड़ी आपको गूगल में पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया। आपको स्ट्रेट अवे क्या करना होगा, उस स्कूल से डायरेक्टली पूछना पड़ेगा कि आपके क्लास 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड में जो भी स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, ठीक है, उसका सारा डिटेल्स हम लोग को दीजिए कि आपके स्कूल में मान लीजिए 10th बोर्ड से आपके स्कूल में 50 बच्चे अपीयर किए, तो 50 बच्चों का हर सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स है वो तो डायरेक्टली हमको स्कूल से पता चलेगा, ठीक है, या रेस्पेक्टिव बोर्ड से पता चलेगा अगर उन्होंने हम लोगों को अपना डाटा शेयर किया तो, ठीक है। दिस आर व्हाट, प्राइमरी डाटा। अब हम गूगल से सर्च करके पता कर रहे हैं या फिर स्कूल के टीचर से पता कर रहे हैं, वो भी कहीं कहीं थर्ड पार्टी से पता करके आपको बता रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज सेकेंडरी डाटा, है कि नहीं। तो जहां से डाटा ओरिजिनेट हो आप डाटा वहीं से निकालो तो कहलाएगा प्राइमरी डाटा, पर आप उसके इर्द गिर्द से निकालोगे तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा। तो देखो बच्चों, नोट्स में हमने लिख के दिया है, डाटाज आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा तो सिंपली न्यूमेरिकल्स में हो जाएगा और उसी को अगर आप और एक्सपेंड करके और एक्सप्रेस करके अगर आप बताते हो तो क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। तो वो तो कोई बड़ा इशू है नहीं। डाटा आर सेकेंडरी एंड प्राइमरी। हाँ, डाटा क्या होता है, सेकेंडरी भी होता है, प्राइमरी भी होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा विच वेर कलेक्टेड अर्लियर फॉर पर्पस अदर देन प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स एंड सच सोर्स आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी सोर्स। आप कहीं से भी इंटरनल आदमी स्कूल के टीचर से पूछो या फिर बाहर गूगल कर लो, ठीक है, ये सारा का सारा सेकेंडरी डाटा ही कहलाएगा।
दे मे बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड पेपर, यानी न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल, सीडीज और इंटरनेट, ठीक है। पर आप डायरेक्टली स्कूल के ऑफिस से जाकर और अटेंडेंस रजिस्टर से या जितना भी बच्चे का एडमिशन हो रखा है, आप सीधे ऑफिस के डाटा से अगर कलेक्ट करोगे तो दैट इज व्हाट, प्राइमरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि आप उसके अंदर स्कूल के दूसरे टीचर से पता कर रहे हैं, प्यून से पता कर रहे हैं, तो आप अलग अलग लोगों से पता करिए, या फिर स्कूल के बच्चे से पूछते हैं, ए जी बताओ तो तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे होंगे, तो बोलेगा अंकल अंकल हमारे स्कूल में लगभग इतने इतने बच्चे हैं। तो दे आर नॉट टेलिंग एग्जैक्ट, दे आर टेलिंग अप्रॉक्स। पर अगर हम स्कूल ऑफिस से डाटा निकाल रहे हैं तो दैट इज व्हाट, एग्जैक्ट डाटा। तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट, कम टू द सेकेंड पेज। फिर से प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमने आपको पहले बता दिया कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि डाटा को आप इस कदर प्रेजेंट करो सो दैट कि आपका मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आए। और हमने आपको दिखाया कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक हमने आपको बताया कि जब हम लोग रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है, फिर उसको और सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो हम आपको पहला वाला डाटा दिखाए थे, जो रनिंग में लिखा हुआ था, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल, ठीक है। फिर उसको हम लोग थोड़ा सिंक्रोनाइज किए थे तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, और फिर उसको और फर्दर सिंक्रोनाइज किए थे तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस, है ना, हम लोग उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वही चीज है, हम आपको इनिशियली यही तो समझाए थे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, किस किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है, डाटा में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। देखो अब आपको क्या दिया हुआ, अब आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्दर डाटा को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब जैसे देखो, पहला क्या है, क्वांटिटेटिव और ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो वही सेम मीनिंग है कि अगर हम न्यूमेरिकली डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, न्यूमेरिकली अगर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो दैट इज डाटा। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, कि प्रॉफिट और नंबर ऑफ फर्म, ठीक है, वो वैसी फर्म जो मान लीजिए साल भर में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमाती है, तो बताओ वैसी नंबर ऑफ फर्म कितना है, मान लो 4। वैसी फर्म बताइए जो 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक कमाती है, तो वैसे नंबर ऑफ फर्म हो गए 10। वैसे नंबर ऑफ फर्म बताइए जो 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कमाता है, तो मान लो 5। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव। जहां आप न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आपका मेन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या चीज में, नंबर्स में, तो दैट इज व्हाट, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोग इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, जैसे सैलरीज, ठीक है। वैसे लोग जिनका तनख्वाह 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक है, तो बताओ ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, मान लो 25। वैसे एम्प्लॉय जिनका तनख्वाह 20,000 रुपए से लेकर मान लो 30,000 तक कितने, तो 15। तो ये भी क्या कहलाता है, ये जो मेन आपका इंफॉर्मेशन है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर है।
तो इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव और ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। वही क्वालिटेटिव और कार्डिनल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, जैसे ये जो 25 लोग हैं इसमें नंबर ऑफ मेल कितने, नंबर ऑफ फीमेल कितने है कि नहीं, या नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने। ये नंबर ऑफ फर्म में भी हम लोग क्वालिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई ये फर्म कैसा वाला है, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम लोग फर्दर इसको और क्लासिफाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो दैट इज व्हाट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में ऐसा होता है जो बड़े बच्चों का कॉलेज होता है, लाइक जहां पर इंजीनियरिंग और ये सब का पढ़ाई होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का पढ़ाई होता है, तो यू विल फाइंड कि केवल वहां पर इंडियन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं रांची में बीआईटी मिश्रा, ठीक है, बीआईटी मिश्रा में यू विल फाइंड कि वहां तो इंडियन वाले बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ब्रिटिश के बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ जर्मन के बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ फ्रांस के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो एज पर द नेशनलिटी हम लोग जैसे इसमें हम लोग ऐसा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, उस कॉलेज में इंडियन बच्चे कितने हैं, तो मान लो 400 इंडियन बच्चे हैं, ठीक है, जर्मन बच्चे कितने हैं, तो मान लो 30 जर्मन बच्चे हैं, मान लो फ्रेंच बच्चे कितने हैं, मान लो 20 है, मान लो इटालियन बच्चे कितने हैं, 10 है। तो ये भी क्या है, देखो मेन इंफॉर्मेशन क्या है, ये क्वालिटी, ठीक है, कि इंडियन बच्चे कितने हैं, जर्मन बच्चे उस कॉलेज में कितने हैं, फ्रेंच बच्चे कितने हैं। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये डाटा कैसा है, क्वालिटेटिव है। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो एक इंफॉर्मेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे ये नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, और जैसे ये चाय पीने वाले कितने लोग, मिल्क पीने वाले कितने लोग, कॉफी पीने वाले कितने लोग, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने लोग। तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। चिंता मत करो, हम वो नाम नहीं लिखेंगे जो आप लोग सोच रहे थे, ठीक है, हम लोग वो लाल पानी का नाम नहीं लिखेंगे जो आप लोग सोच रहे थे। हम लोग बस यहाँ पे ये लिखेंगे चाय पीने वाले कितने, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना, तो अच्छा बात करेंगे। चाय पीने वाले कितने लोग हैं, दूध पीने वाले कितने लोग हैं, कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने लोग हैं। तो ये भी क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये जो मेन इंफॉर्मेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी बात हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग तीसरा बात करें, तीसरा क्या है, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग ईयर वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, हम लोग ईयर वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन। ये सब एग्जाम्पल कॉपी कर लो, है ना, ये सब एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ये सब आपको बाद में रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। आई होप आप लोग एग्जाम्पल कॉपी कर रहे हो, पहले यहां तक कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन में, इसमें पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइक कि 2014 में एक्सपोर्ट टर्नओवर कितने का, एक्सपोर्ट टर्नओवर 2014 में, 2015 में हमने कितना का एक्सपोर्ट किया, 2016 में कितना एक्सपोर्ट किया, 2017 में कितना किया, 2018 में कितना किया, एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं कि रिलायंस का टर्नओवर, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड का टर्नओवर 2016 में कितना था आफ्टर जियो, है ना, 2017 में कितना था, 2018 में कितना था, 2019 में कितना था, 2020 में कितना था, 2021 में कितना था, एंड सो ऑन। तो अगर हम ईयर वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, ईयर वाइज अगर डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या फिर टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। देखो हम लोग बात किस चीज का कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग डाटा का। तो डाटा कितने कितने टाइप का होता है, बस वही डिस्कस हो रहा है कि अगर आप न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट की हो, ये जो मेन डाटा है ये आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे है, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डाटा। अगर ये क्वालिटी के वाइज के हिसाब से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव या कार्डिनल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। लेकिन वही अगर हम लोग ईयर वाइज क्लासिफिकेशन करें, ये जो मेरा पहला वाला जो लिख रहे हैं, ये जो मेन चीज है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर हम पीरियड वाइज लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करें, तो वो भी क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये जो वर्ड है ना स्पेटियल, ये स्पेटियल वर्ड डिराइव हुआ है स्पेस से, ठीक है, स्पेटियल वर्ड डिराइव हुआ है स्पेस से। ज्योग्राफिकल या स्पेटियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे
मान लो हम लोग को ये जानना है कि नंबर ऑफ कार प्रोडक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का कितना है, कि भाई हर कंट्री में कार का प्रोडक्शन कितना कितना होता है, या फिर हर स्टेट में चाय का सेल कितना है, ठीक है, कि स्टेट वाइज टी का सेल कितना है, या फिर स्टेट रीजन वाइज किसी भी फूड ग्रेन्स का लाइक व्हीट का, राइस का प्रोडक्शन कितना है। तो अगर हम ज्योग्राफिकली एरिया वाइज अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता ही है, ठीक है, वो लोग अपना टारगेट करके रखते हैं कि इंडिया का जनरली 5 हिस्सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। तो हर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो सेट कर लेता है कि नॉर्थ रीजन में मेरा इतना का माल बिकना चाहिए, साउथ रीजन में मेरा इतना माल बिकना चाहिए, सेंट्रल रीजन में मेरा माल इतना बिकना चाहिए, ईस्ट रीजन में मेरा माल इतना बिकना चाहिए, वेस्ट रीजन में मेरा माल इतना बिकना चाहिए। तो जिस तरीके से आप रीजन वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, ज्योग्राफिकल या फिर स्पैटियल क्लासिफिकेशन। तो डाटा कितने कितने तरह का होता है वो आपको समझाया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, रीजन वाइज डाटा अगर प्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, ज्योग्राफिकल या स्पैटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो इस आपको कॉपी कर लो बच्चों। बच्चों आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्लास आप लोग सब कोई ग्राफ कॉपी लेकर बैठोगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको इनिशियली ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ा देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो हमने आपके साथ जो नोट शेयर किया है उसका भी हम लोगों ने थोड़ा पोर्शन कवर किया है, और भी थोड़ा पोर्शन और बाकी है। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट इट, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट टेक्स अराउंड 2 क्लासेस, तो आज एक क्लास हो चुका है, होपिंगली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पर जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करोगे तो प्लीज आप बी श्योर कि आपके पास क्या बोलते हैं ग्राफ कॉपी हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।